हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग का आज ही हमारा फर्स्ट पार्ट है। इन प्रिंसिपल्स को हम 3 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। एक एक प्रिंसिपल को हम डेप्थ में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल्स होते क्या हैं और क्यों हमें इन प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है टीचिंग के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं टीचिंग प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच ए लैंग्वेज अलोंग विथ सब्जेक्ट्स। कि जो टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं ये किसी भी लैंग्वेज को समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि ये जैसे कि लैंग्वेज को समझने के लिए उसी तरह सब्जेक्ट्स को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब टीचर्स टीचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए टीचिंग कराते हैं तब टीचर्स के लिए ये इजी रहता है कि वो बच्चों को समझा पाते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इजी हो जाता है उन चीज़ों को समझना जो टीचर पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है टीचिंग प्रिंसिपल्स हेल्प्स अस हाउ टू टीच एंड हाउ कैन वी मेक लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर प्यूपिल्स। यानी इसमें कहा गया है कि जो टीचिंग प्रिंसिपल्स है ये हमारी हेल्प करते हैं टीचिंग को ईजी बनाने में, यानी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको ईजी और इंटरेस्टिंग बनाने में ये हेल्प करते हैं। कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के और उन टीचिंग के प्रिंसिपल्स के थ्रू जब हम पढ़ाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है और किस तरह के बच्चे को किस तरह से समझाना है। तो इससे बच्चों को कोई भी चीज़ समझने में आसानी होती है और बच्चे आराम से सीख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रिंसिपल्स की तरफ। टीचिंग का जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये ना केवल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का बल्कि किसी भी क्षेत्र में, अगर आप टीचिंग लाइन में है तो भी, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो भी, अगर आप कुछ सीख रहे हैं अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं तब भी मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के बारे में यहाँ पर जानते हैं। इट इनकरेज मोटिवेशन अमोंग दी स्टूडेंट्स। कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है ये मोटिवेशन को डेवलप करता है, इनकरेज करता है, बढ़ाता है किसमें? स्टूडेंट्स में। मोटिवेशन इज़ द कोर ऑफ लर्निंग। इसमें कहा गया है कि जो मोटिवेशन है वो लर्निंग का कोर है, यानी केंद्र है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तब वहाँ पर हमने पढ़ा भी है कि स्किनर महोदय हैं वो कहते हैं कि मोटिवेशन इज़ द हाईवे ऑफ लर्निंग। उन्होंने कहा है कि जो मोटिवेशन है, यानी उसे मोटिवेशन को हिंदी में उन्होंने अभिप्रेरणा शब्द दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। तो उनकी इस स्टेटमेंट से भी आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए यानी लर्निंग में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स हु हैव बीन मोटिवेटेड कैन हिमसेल्फ मैनेज टू लर्न द लैंग्वेज। कि वो स्टूडेंट्स जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं यानी जिनमें मोटिवेशन होता है वो अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं कि कैसे उन्हें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है। हम यहाँ पर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर लैंग्वेज की मेनली बात करेंगे। तो यहाँ पर है कि जब एक बच्चा कोई चीज़ सीखना चाहता है, मान लो कि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता कि हमें इंग्लिश सीखनी है तब तक हम इंग्लिश को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऐसे हम देख सकते हैं हम फर्स्ट क्लास से इग्नोर करते आते हैं, बस ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस एज ए सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है, तब हम हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और इंग्लिश पर फोकस करते हुए लर्निंग करते हैं, तब हम चीज़ों को जल्दी से सीख जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है तो हम कैसे मोटिवेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टेक्निक्स है और वो है कि टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग। कि किसी बच्चे को अगर हम मोटिवेट करें तो उसके लिए हम किन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है अराउजिंग। तो अराउजल का आपको मीनिंग पता है, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तब हम वहाँ पर पढ़ते हैं
अराउजल यानी उत्प्रेरणा, यानी एक बच्चे के अंदर एक उत्प्रेरक पैदा होता है कि वो किसी चीज़ को सीखे, यानी एक अंदर से एक नीड पैदा होती है और वो नीड है वो अंदर ही अंदर बच्चे को प्रेरित करती रहती है किसी चीज़ के लिए कि आपको करना है, यानी वो शांति से नहीं बैठ पाता और कुछ न कुछ तो ऐसा करता ही रहता है ताकि वो लैंग्वेज को सीख जाए। तो ये जो अराउजिंग की जो टेक्निक है इसके थ्रू हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम इस अराउजिंग टेक्निक को किस तरह से यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मान लो कि हमारे पास कोई स्टूडेंट है और हमें उसके अंदर नीड पैदा करनी है, एक अराउजल डालना है कि वो इंग्लिश सीखे। तो हम उसे एक ऐसे माहौल में लेकर जाएंगे जहाँ का इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का है कि वहाँ पर एक छोटे से छोटा बच्चा भी इंग्लिश में बात कर रहा है, यानी वो भी इंग्लिश कन्वर्जेशन कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं, यानी कि जिनकी एज लगभग 60 के समथिंग है, वो भी अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं, यानी वहाँ का माहौल है सब इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो बच्चा है वो वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोल पाता, यानी कि वो बस चुपचाप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं और वो इजीली क्या कर पाते हैं, इजीली वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इंग्लिश में स्पीकिंग कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर एक अराउजल, एक नीड उत्पन्न होगी कि हाँ मुझे भी सीखना है, क्योंकि अगर मुझे इन लोगों से कम्युनिकेट करना है तो मुझे भी इंग्लिश सीखनी होगी। तब उस बच्चे के अंदर एक अराउजल पैदा होगा और वो बच्चा उस अराउजल के थ्रू मोटिवेट होगा और फिर इंग्लिश को सीख जाएगा। हम जब मोटिवेशन जो साइकिल है उसे समझते हैं तब भी हम देखते हैं कि सबसे पहले नीड आती है, नीड के बाद अराउजल आता है, अराउजल के बाद आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तब हमारा बिहेवियर होगा कि हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, हमारा ध्यान पूरा इंग्लिश सीखने पर रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते जाते हैं हमारा अराउजल रिड्यूस हो जाता है और उसके बाद वापस से एक नई नीड उत्पन्न होती है और फिर वापस से वही वाला सर्कल चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा अराउजल के बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो है एक्सपेक्टेंसी। आई होप अराउजल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको फर्स्ट टेक्निक समझ में आ गई होगी कि अराउजिंग क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड टेक्निक एक्सपेक्टेंसी के बारे में। एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग होता है कि कुछ चाहना, यानी अगर हम बच्चे से कहे, उन्हें इंसेंटिव देते रहें और उन्हें बार बार ये बोलते रहें कि हाँ आप हैं, आप अच्छा कर रहे हैं और आप तो ये भी कर सकते हैं, आप तो वो भी कर सकते हैं, यानी एक बच्चे के माइंड सेट को अगर हम एक ब्रॉड माइंड सेट बना दे और बच्चे के अंदर इस तरह के थॉट्स डाल दे कि उसे कुछ बड़ा करना है, तब बच्चे के एक्सपेक्टेशंस खुद से बढ़ जाएंगे कि हाँ हाँ मुझे ये तो सब कुछ करना है। मुझे जैसे कि वो बना लेगा कि फर्स्ट अगर वो गोल बना लेता है कि हाँ मुझे, अगर मैं 6th में हूँ तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में 90% मार्क्स लेने हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो उससे बढ़ाएगा 95% करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो देखेगा कि मुझे तो 100% मार्क्स करने हैं, फिर उसके बाद नया गोल सेट करेगा कि मुझे अब इंग्लिश कन्वर्जेशन में एक्सपर्ट बनना है और धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन स्किल में भी एक्सपर्ट हो जाएगा। तो यानी कि वो खुद से ही एक्सपेक्टेशन रखेगा, वो बच्चा खुद ही सोचेगा कि मुझे खुद से क्या क्या चाहिए। तो इस तरह से अगर हम किसी बच्चे के अंदर एक्सपेक्टेंसी को डेवलप कर देते हैं, उनके अंदर एक ऐसी इच्छा डाल देते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट खुद से रखें और ये भी सोचे कि जो सोसाइटी है वो मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, वो क्या चाहती है, और वो उनके अकॉर्डिंग भी काम करना स्टार्ट कर दे, तो वो मोटिवेट भी होगा और किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको नेक्स्ट पॉइंट भी समझ में आया है। थर्ड जो हमारा टेक्निक है वो है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स होते हैं पुनर्बलन, जिसे हम हिंदी में पुनर्बलन होते हैं कहते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा कोई अच्छा काम कर देता है, सही काम कर देता है, तो उसका जो राइट एक्शन है उसके लिए हम उसे इंसेंटिव्स देंगे। यानी अगर मान लो कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा और उस बच्चे ने सही आंसर दे दिया, तब हम उसे इंसेंटिव देंगे, यानी रीइंफोर्समेंट देंगे। हम उसे कहेंगे शाबाश आपने सही किया, नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, इस तरह के वर्ड्स बोल सकते हैं अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो। लेकिन अगर हम इंसेंटिव्स की बात करें तब हम बच्चों को एक गोल दे सकते हैं कि जो बच्चा इस बार इंग्लिश में 90% मार्क्स लाएंगे, जो बच्चे, उन सबको मैं एक डिक्शनरी गिफ्ट करूँगी, ये टीचर बोल सकती है। तो ये उनके लिए एक इंसेंटिव का काम करेगा और बच्चा उस डिक्शनरी को पाने के लिए अच्छे कड़ी मेहनत करेगा और
90% मार्क्स लाने की कोशिश करेगा, तो इससे भी बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं कहूँगी कि जो इंसेंटिव है वो एक जुडिशियस वे में दिया जाना चाहिए, वो यानी कि वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चा सारा काम केवल और केवल इंसेंटिव के लिए भी करे। उन्हें अपने अंदर से भी मोटिवेटेड होना ज़रूरी है, यानी सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंसेंटिव का यूज हमें ज़्यादा नहीं करना, केवल जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको तीनों ही टेक्निक्स मोटिवेशन की समझ में आई होगी कि किस तरह से हम किसी बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मीनिंग है कि जब हम कोई मटेरियल यानी कोई टीचिंग मटेरियल अगर सिलेक्ट करते हैं किसी बच्चे के लिए, तब हम उसे किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हेल्प्स अस हाउ टू चूज टीचिंग मटेरियल एंड मेथड्स फॉर स्टूडेंट्स। कि जो ये प्रिंसिपल है टीचिंग का, इंग्लिश का सिलेक्शन, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है वो हमारी हेल्प करता है कि हमें बच्चों के पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड चूज करना है और कौन से टीचिंग मटेरियल्स चूज करने हैं। यानी कि हमें इस तरह के टीचिंग मटेरियल्स यूज करने होते हैं जो बच्चों की लाइफ में काम आए, यानी उनके रियल लाइफ से भी जुड़े हुए होने चाहिए ताकि बच्चे उन्हें आसानी से सीख सके, उनसे रिलेट कर पाए। तो यानी सिलेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो हमें यही बताता है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्ट किस तरह से किया जाए। तो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पर हम देखते हैं, देर आर 6 पॉइंट्स वी हैव टू माइंड वाइल दी चूजिंग टीचिंग मटेरियल। कि यहाँ पर 6 पॉइंट्स है जो हमें किसी भी टीचिंग मटेरियल को चूज करते टाइम ध्यान रखने होते हैं। तो इनको हम शॉर्ट में रेक्टाफल भी बोल सकते हैं। तो इनमें जो मेन 6 है वो है, कैपिटल वर्ड्स में लिखे हुए हैं, यहाँ पर है RCTAFL। इसे हम रेक्टाफल भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रेंज, सेकंड है कवरेज, देन टीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लर्नेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इन सारे ही जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रेंज की तरफ, यानी कि रेंज क्या होती है। अब हम रेंज के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट टीच दोज वर्ड्स विच प्रोड्यूस मैनी मीनिंग्स। यानी रेंज का मीनिंग है कि एक वर्ड की रेंज कितनी है। यानी कि अगर हम एक वर्ड की रेंज की बात करते हैं तब ये है कि एक वर्ड है उसे हम कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। यानी एक वर्ड को अगर हम 10 जगह यूज कर सकते हैं तो उसकी रेंज हुई कि वो 10 टाइम्स यूज हो सकता है। तो अगर हमें कोई ऐसा वर्ड बच्चों को बताना है, तो अगर हमारे पास 2 वर्ड है तो एक की रेंज है कि वो 10 टाइम्स यूज किया जा सकता है, यानी कि वो अलग अलग 10 कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। और एक ऐसा है जो केवल 8 और 7 कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। तब हम बच्चों को जो सिखाएंगे, जो वर्ड पढ़ाएंगे, वो होगा हमारा वो वाला वर्ड जो 10 कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। अब हम इसके यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आई हैव ए कार। नेक्स्ट है आई एम हैविंग रेस्ट, एंड देन है आई हैव डन माई वर्क। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने हैव का तीनों ही सेंटेंस में यूज किया है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें अगर हम हैव की यूज की बात करें तब यहाँ पर हैव का यूज एज ए वर्ब हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम हैव के मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर हैव का मीनिंग होता है रखना। यानी अगर हमारे पास कोई चीज़ है तब हम उसके लिए हैव वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग निकलता है आई हैव ए कार, यानी कि मेरे पास एक कार है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में है कि आई एम हैविंग रेस्ट। यहाँ पर भी ये है, इसका मीनिंग होता है कि मैं, यानी कि इसका मीनिंग भी यहाँ पर यूज जो है वो एज ए वर्ब ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है, शो कर रहा है कि कोई जो यानी कि कोई भी जो ये बात बोल रहा है आई एम हैविंग रेस्ट, वो बता रहा है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक जगह इसका मीनिंग रखना हुआ, यानी कि अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो वो हुआ। और नेक्स्ट में है कि वो इस वर्ड का यूज़ कर रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में। फिर नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें है आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पर जो इसका यूज हुआ है, यानी हमारे थर्ड वाले सेंटेंस में हैव का यूज हमने
एज ए हेल्पिंग वर्ब किया है, तो हम हैव का यूज एज ए वर्ब भी कर सकते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। तो इसकी रेंज यहाँ पर हुई। तो हमने यहाँ पर तीनों ही वर्ड्स को यहाँ पर देखा कि तीनों में हैव यूज हुआ है और तीनों में ही हैव अलग अलग तरीके से यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हैव की रेंज हुई। तो हम जब बच्चों को समझाएंगे तो हम हैव के अलग अलग एग्जांपल्स देंगे कि बच्चों को किस तरह से हम हैव के यूज सिखा सकते हैं और वो किस किस तरह से अपने लाइफ में हैव को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि जो पॉइंट है जो सिलेक्शन के टाइम पे काम आता है, हमें जिसका ध्यान रखना होता है, वो है कवरेज। कवरेज का मीनिंग है कि एक वर्ड है वो कितने वर्ड्स को कवर कर लेता है। यानी कि ऐसा है कि अगर मान लो कि एक जगह हमें 10 वर्ड्स बोलने हैं, लेकिन अगर हम उन 10 वर्ड्स को एक साथ अलग अलग बार ना बोलने के बजाय उनकी जगह केवल एक ही वर्ड यूज कर लें और वो वाला वर्ड उन पूरे 10 के 10 वर्ड्स को इंक्लूड कर ले, तब वो वाला होगा कि वो कवरेज बताएगा उसकी कि इसकी जो कवरेज है वो 10 वर्ड्स को कवर करने की है। तब अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दी वर्ड विच कंटेन्स मोर देन वन मीनिंग, यानी कि एक वर्ड जो एक से ज़्यादा मीनिंग प्रोड्यूस करता है तो वो वाले उस वर्ड की कवरेज होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है फैमिली, यानी कि मान लो हम किसी फेस्टिवल में गए हैं या कोई हमारा फैमिली फंक्शन है मान लो, तो जब मान लो अगर हम अपने फैमिली फंक्शन में गए हैं तो हमें वहाँ पर अपने मान लो कि हमारे मामा जी मिले और मामा जी ने हमसे पूछा कि कौन कौन आया है, तब मैं बताऊँ कि आई, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई डैड, माई मोम, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडमदर, माई अंकल, माई आंट, ये सब आए हैं। तब एक तो हम ये बोल लें, यानी कि इसमें कितना टाइम भी लगा और अलग अलग वर्ड्स हमें यहाँ पर यूज करने पड़े। लेकिन अगर मैं एक साथ ये बोल दूँ कि माई होल फैमिली केम, कि मेरी जो पूरी फैमिली है वो आई है, तब यानी कि एक तो है कि हमने सबका यूज किया, यानी पापा, मम्मा, ब्रो, सिस, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, यानी इन सब का यूज किया। और इन सब की जगह अगर हम डायरेक्टली फैमिली वर्ड का यूज कर लेते हैं, तब ये फैमिली वर्ड इन सबको अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है कि हाँ ये लोग आए हैं, यानी कि जो भी जिससे हम बात कर रहे हैं वो लोग समझ जाएंगे कि इनका पूरा परिवार एक साथ आया है। तो ये जो फैमिली वर्ड की जो कवरेज है ये काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी बड़ी है, यानी कि ये अपने अंदर कई सारे वर्ड्स को कवर कर सकता है। तो ये हमारे फैमिली वर्ड्स की कवरेज हुई। इसी तरह हम देख सकते हैं कि स्कूल, तो अगर मान लो कोई 6th क्लास का बच्चा है और हम उससे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो सुबह स्कूल के लिए जा रहे थे तैयार होकर, हम उससे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोले कि मैं क्लास 6 में जा रहा हूँ, तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन इसकी जगह अगर बोलते हैं बच्चे कि हम स्कूल जा रहे हैं, 1st क्लास का बच्चा भी बोल सकता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, 2nd का भी, इसी तरह 12th के, यानी कि एक स्कूल का सारे बच्चे बोल सकते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूल वर्ड की जो कवरेज है वो काफ़ी लॉन्ग है। तो आई होप आपको रेंज और कवरेज अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मीनिंग है कि जो पढ़ाने में आसान हो, यानी ईजी टू टीच, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हम बच्चों को आसानी से सिखा सके उन्हें हम कहते हैं टीचेबिलिटी। यानी कि ऐसे टीचेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि टीचर को पढ़ाते टाइम ही बहुत पसीना आ जाए और बच्चों को कुछ समझ में ही ना आए, यानी पढ़ाने में भी आसान होने चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पर है कि टू गिव नॉलेज ऑफ अवेलेबल थिंग्स, यानी कि जो थिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास उपलब्ध है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी अगर हम बात करें तो कॉन्क्रीट जो एक्सपीरियंस है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देना चाहिए ताकि वो किसी भी चीज़ को आराम से देखकर छूकर समझ सके। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे अगर हम एक रूम की बात करें तब हमारे पास अवेलेबल क्या क्या होगा। अगर मान लो कि हमारा वो स्टडी रूम है तब हमारे पास अवेलेबल होगा पेन, कप होगा कि अगर हम उसमें यानी अपने लिए पानी वगैरह रखते हो, पेंसिल होगी, टेबल होगा, स्टूल होगा, बुक्स होंगी, उसके अलावा लाइट होगी, फ़ैन होगा, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे पास उस टाइम अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें हम बच्चों को बता सकते हैं।
तो यानी सबसे पहले हमें अवेलेबल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए और उसके बाद हमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यानी जो हमारे पास नहीं है उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि जो वर्ड बार बार यूज होते हैं, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती, यानी कि बार बार जो चीज़ें रिपीट होती रहती है उन्हीं को हम फ्रीक्वेंट बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। फर्स्ट, टीच दोज वर्ड्स विच आर यूजेज फ्रिक्वेंटली, यानी कि वो वर्ड्स जो बार बार यूज होते रहते हैं उन वर्ड्स को हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहिए, ताकि वो बार बार जब यूज करेंगे तो उन्हें आराम से समझ में आ जाएगा कि हमें इन वर्ड्स का किस तरह से यूज करना है। और बार बार जब वो अपने आसपास उन वर्ड्स का यूज होता हुआ देखेंगे तो बच्चे भी उन वर्ड्स के यूज को आराम से सीख जाएंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बुक है, टेबल, बैग, डोर, ये यहाँ पर कोमा होगा, बैग है, डोर, बाइक, स्कूटर, बस, स्कूल, कॉलेज, क्लास, फूड, टेम्पो, टीवी, सीरियल्स, यानी इस तरह की चीज़ें जो जिनके वर्ड्स हम बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं, यानी हमारे डेली लाइफ कन्वर्जेशन में वो वर्ड्स बार बार यूज होते रहते हैं, वो हमें बच्चों को सिखाने चाहिए। नेक्स्ट है लर्नेबिलिटी, यानी ईजी टू लर्न, यानी ऐसा नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें तो फॉलो कर ले, यानी पहले जो 5 पॉइंट है वो तो फॉलो कर ले लेकिन इस 6th पॉइंट को भूल जाए। यानी आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो लर्नर सेंटर्ड है, यानी बच्चों पर सेंटर्ड है कि बच्चों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, टीचर्स को चाहे उसके लिए जितने भी एफर्ट्स लगाने पड़े। तो हमें बच्चों के कंफर्टेबल का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें ऐसी ही चीज़ें बतानी है जो बच्चों को समझ में आ जाए। और अगर हम कुछ टफ पढ़ा रहे हैं तब भी हमें उसके लिए टीचिंग एड्स यूज करने होंगे, यानी कि चाहे हम कुछ भी यूज करें, फाइनली बात यह है कि बच्चों को बात समझ में आनी चाहिए। तो हमारे लिए ये है कि लर्नेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी इजी टू लर्न, यानी कि उन्हें समझने में, लर्न करने में भी इजी होने चाहिए। तो आई होप आपको ये 6 पॉइंट समझ में आ गए हैं जो कि सिलेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं। एक बार हम इन्हें फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट है रेंज। रेंज का हमने बता ही दिया कि एक वर्ड को हम कितनी अलग अलग तरीके से कितनी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, उसे हम उसकी रेंज कहते हैं। सेकंड है कवरेज। कवरेज का मीनिंग है कि एक वर्ड अपने अंदर कितने सारे वर्ड्स को इंक्लूड कर सकता है, तो उसे हम कवरेज कहते हैं। नेक्स्ट है टीचेबिलिटी, यानी कि जो पढ़ाने में आसान हो। फिर है उसके बाद अवेलेबिलिटी, यानी कि वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए चीज़ें ताकि हम बच्चों को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दे सकें। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें बच्चों को जल्दी समझ में आती है, तो उन्हें इस तरह की चीज़ें ही ज़्यादा से ज़्यादा सिखानी चाहिए। फिर उसके बाद था लर्नेबिलिटी, यानी कि लर्निंग में भी इजी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 प्रिंसिपल है वो डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अब हम बढ़ते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ। थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के बारे में अब हम यहाँ पर जानते हैं। तो ये है टू सिंप्लीफाई द मैटर सो स्टूडेंट्स कैन लर्न इजीली, यानी जो ग्रेडेशन है इसका मीनिंग है कि हमें जो मैटर होता है, यानी कि जो हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वो हमें इजी फॉर्म में बच्चों को देना होता है ताकि बच्चे उसे आराम से समझ सके, यानी कि बच्चे इजीली उसे लर्न कर सकें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ग्रेडेशन के क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। यानी कि जो ग्रेडेशन है उसके कुछ टेक्निक्स भी होते हैं। ग्रेडेशन का मीनिंग तो हमने देख ही लिया है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेडेशन के टेक्निक्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमने हमारे पास 2 टेक्निक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, यानी कि जो वर्ड्स है उनका एक ग्रुप बना कर पढ़ाया जाए ताकि बच्चे ग्रुप में आराम से सीख सकें। तब अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो ग्रुपिंग भी कई वर्ड तरह की होती है। तो यहाँ पर हम जो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा काम की नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो है वो होती है ग्रामेटिकल, यानी कि ग्रामेटिकल जो वो होती है हमारी, यहाँ पर राइटिंग भी इतनी अच्छी आ नहीं रही है बट आप चीज़ों को आराम से समझ पा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि एक होती है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, यानी ग्रामेटिकल ग्रुपिंग की जब हम बात करें तब उसमें है कि मान लो कि हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं कि नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में बार बार यूज होते रहते हैं।
कोई टेक्स्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तब वहाँ पर भी हमें एक बार तो नाउन मिलेगा, फिर उसके बाद नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज हमें मिल जाएगा। तब हम अगर ग्रामेटिकल ग्रुपिंग करेंगे तब हम देखेंगे कि नाउन के साथ साथ हम प्रोनाउन भी बच्चों को पढ़ा दें ताकि बच्चे आराम से सीख सकें। अगर हम वर्ब सिखा रहे हैं तो वर्ब के तुरंत बाद हम उन्हें एडवर्ब सिखा दें और साथ साथ में भी सिखाते हुए चले ताकि बच्चे उन्हें साथ साथ कोरिलेट करके समझ सकें। फिर अगर हम बात करें लेक्सिकल ग्रुपिंग की तो ये होते हैं कि जो यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वर्ड्स का वो लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर जो जैसे मान लो कि हम हेयर वर्ड पढ़ा रहे हैं और वो हम कुछ वर्ड पढ़ा रहे हैं हेयर, तब इसके साथ साथ हम देयर वर्ड भी टीच कर दें। उसके अलावा हम वेयर वर्ड भी टीच कर दें कि इनके वर्ड जो मान लो कि अगर हम हेयर का यूज सिखा रहे हैं तब हम उन्हें साथ में देयर और वेयर का यूज भी सिखा देंगे ताकि वो इन तीनों को एक साथ को रिलेट करके समझ पाए। इनकी लेक्सिकल यानी कि इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी सेम है और इनके जो मीनिंग है वो भी काफ़ी हद तक सेम निकलते हैं और इन सब का यूज हम एक प्लेस के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही चीज़ें समझ में आई है। तो फ्रेंड्स अगर हम ग्रामर की जो ग्रुपिंग है यानी ग्रामेटिकल ग्रुपिंग और लेक्सिकल ग्रुपिंग के अलावा भी बात करें तब यहाँ पर सिमेंटिक ग्रुपिंग भी होती है, यानी कि जो वर्ड्स सेम मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम सिमेंटिक ग्रुपिंग वाले वर्ड्स कहते हैं। जैसे मान लो गुड, नाइस, तो यानी ये दोनों ही वर्ड है कि ये दोनों, गुड का मीनिंग भी अच्छा होता है और नाइस का मीनिंग भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बच्चों को एक साथ बता सकते हैं क्योंकि इनका जो सेमेंटिक जो मीनिंग है यानी कि जो इनका मीनिंग निकल रहा है वो लगभग सेम निकल रहा है। इसके अलावा होता है फनेटिकल ग्रुपिंग। फनेटिकल ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो वो वर्ड्स जो सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मान लो लुक, टुक, बुक, हुक, यानी इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो इनका फनेटिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक सेम है। बस एक साउंड जो फर्स्ट वाली है वो अलग आ रही है, उसके अलावा बाकी साउंड्स सेम आ रहे हैं। तो इन्हें भी हम एक साथ टीच कर सकते हैं इनका फनेटिकल ग्रुप बनाकर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ग्रुपिंग का सिस्टम समझ में आया है कि तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से हमें ग्रुपिंग करनी होती है और किस तरह से हमें टीच करना होता है ग्रुपिंग के थ्रू। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, यानी कि बच्चों को सीक्वेंस में पढ़ाना। अगर हम सीक्वेंसिंग की बात करें तब इसका मीनिंग होता है कि पहले हमें पढ़ानी होती है वो चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल है, जिन्हें हम डेली लाइफ में देखते हैं, यानी कि पहले हमें कॉन्क्रीट चीज़ें पढ़ानी होती है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें पढ़ानी होती है। यानी अगर हम एक बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे उसकी फैमिली के बारे में। जब बच्चा अपनी फैमिली के बारे में जानने लगेगा तो उसके बाद हमें उसके आस पड़ोस के बारे में बताएंगे कि उसके आस पड़ोस की क्या क्या विशेषता है। उसके बाद हम उसके गांव के बारे की बात करेंगे कि उसके गांव के क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों उसके गांव को एक हमारे स्टेट लेवल पर जाना जाता है। फिर उसके बाद जैसे वो अपने गांव के बारे में जान जाता है तब हम उसकी पूरी तहसील की बात करेंगे कि उसकी तहसील के बारे में क्या क्या स्पेशल बातें हैं। फिर उसके बाद उसके डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, फिर स्टेट की, फिर कंट्री की, फिर कॉन्टिनेंट पे आएंगे, फिर कॉन्टिनेंट के बाद हम पूरी अर्थ से समझाएंगे। यानी हमें एक सीक्वेंस में चलना होता है, यानी पहले कॉन्क्रीट, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, पहले सिंपल उसके बाद कॉम्प्लेक्स। यानी ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को डायरेक्टली वर्ल्ड के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आपको पता है कि जैसे ही बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है तब उसे को मैथ और इंग्लिश, यानी कि मैथ, इंग्लिश और हिंदी, यानी कि इनके थ्रू ही उन्हें इन्वायरमेंट के बारे में समझाया जाता है। उसके बाद थर्ड क्लास पे इन्वायरमेंट की बुक शुरू होती है, उसके अंदर ही यानी उसके इन्वायरमेंट में उसके आसपास के बारे में बताया जाता है। और साइंस है और सोशल साइंस दोनों ही उसके थ्रू यानी इन्वायरमेंट के थ्रू पढ़ाई जाती है। और जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है तो उसके बाद फिफ्थ के बाद यानी सिक्स्थ में जैसे ही आता है वो उसके पास साइंस की बुक अलग हो जाती है और फिर उसके बाद एसएस की अलग हो जाती है। और जैसे ही उसका लेवल अलग होता जाता है फिर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की यानी इकोनॉमिक्स है। और उसके अलावा जो वर्ड्स है यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स,
इनकी भी अलग अलग हो जाती है बुक्स। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टैंडर्ड हाई होता जाता है, फिर वैसे वैसे उसके जो वर्ड्स है वो डेप्थ में उसके सब्जेक्ट्स चले जाते हैं। तो यानी हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलना होता है। यानी पहले जो कॉम्प्लेक्स है वो चीज़ें नहीं सिखाएंगे, पहले सिखाएंगे इजी, यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स, यानी इन्हें हम बोलते हैं, अगर इन्हें बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो वो होगी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि पहले हम उसे मूर्त जो चीज़ें हैं उनका ज्ञान देंगे, उसके बाद उन्हें हम कॉन्क्रीट चीज़ें, यानी कि जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उनके बाद हम धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि जिनको बच्चा नहीं देख पाता उनके बारे में भी वो सोचना स्टार्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, आप आई होप कि आपको प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन भी अच्छे से समझ में आया है। अब हमारा नेक्स्ट यानी फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, कि हमें अपनी बात को किस तरह से सामने वाले के आगे प्रेजेंट करना है। यानी कि मान लो कि अगर हम अपनी किसी क्लास में टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो उस क्लास का स्टैंडर्ड क्या है, बच्चों के माइंड का स्टैंडर्ड क्या है, और वो किस लेवल की यानी कि कितनी डिफ़िकल्टी को वो सॉल्व कर पाते हैं। तो हमें उनके सामने उसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, और उसी ही तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का मीनिंग है कि उन्हें थोड़े से चैलेंज देने हैं ताकि वो अपने माइंड का यूज करें। वैसे टीचर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं होता, फैसिलिटी देने के लिए होता है। तो अगर जब हम जाते हैं किसी क्लास में, तब हम पहले उनका स्टैंडर्ड देखते हैं, उसके बाद हम यानी कि सारा जो मटेरियल है उसे सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर है कि जो यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन है वो हमें सिखाता है कि हाउ टू प्रेजेंट टीचिंग मटेरियल, यानी कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो हमें बच्चों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है, सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, कि बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बाधा के उन चीज़ों को आराम से समझ पाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है ध्वनि विज्ञान। तो यानी इसमें जो बात होती है वो कहीं ना कहीं ध्वनि, और ध्वनि की बात हम करते हैं तो लैंग्वेज में ध्वनि का मीनिंग यहाँ पर होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन के दौरान ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी प्रोनाउंसिएशन के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो फर्स्ट है स्पोकन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन साउंड, कि जो स्पोकन लैंग्वेज है वो साउंड पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है रिटन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन सिम्बल्स, कि जो रिटन लैंग्वेज है वो सिम्बल्स पर डिपेंड करती है, ये आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है बट इट हार्ड टू रिमेंबर रिटन सिम्बल्स विदाउट अटैचिंग दैम विद स्पोकन सिम्बल्स, कि जो हमारे सिम्बल्स हैं उनको अगर हमें याद करना पड़े तो वो हमारे लिए कठिन हो जाएंगे अगर हमें उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। इसीलिए हमें पहले वर्ण वाला, अगर मान लो कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश की है वो बोलनी सिखाई जाती है, यानी सबसे पहले हमें ABCD बोलनी सिखाई जाती है, उसके बाद हमें ABCD लिखनी सिखाई जाती है, ताकि जब हम लिखें और कोई हमें बोले कि लिखो ए, तब हम बोल सके, उसे लिख सके। यानी कि जब हम लिखते हैं तब भी हम बोल बोल कर लिखते हैं, हमारे माइंड में सिंबल आ जाता है किसी के बोलने से कि ए कैसा होता है। तो अगर डायरेक्टली कोई हमसे बोल दे कि आप ए लिखो, तब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर हमने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ होगा, सुना ही नहीं होगा, तो हमारी कोई इमेज नहीं बन पाएगी, और जब इमेज ही नहीं बन पाएगी हमारे माइंड में, तब हम ए कैसे लिखेंगे। तो इसलिए पहले प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है, और फिर उसके बाद यानी लिखना सिखाया जाता है। फिर बच्चों के माइंड में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाते हैं उन दोनों के बीच, यानी उस प्रोनाउंसिएशन के बीच में और उस सिंबल के बीच में, और उसके बाद ही बच्चा रिटन लैंग्वेज सीख पाता है। ये जब आपने चीज़ें स्टार्ट की है तो आपको भी समझ में आ रही है अच्छे से कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया था। अगर हम अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लेके सीखें तो हमारे लिए किसी भी चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है देयरफॉर टीचिंग ऑफ हियर साउंड्स, कि यानी इसीलिए जो चीज़ें हम सुनते हैं उनकी हमें टीचिंग कराई जाती है, यानी कि जो टीचर बोलता है वही हम सुन सुन के इमेज बना रहे होते हैं और वही चीज़ें लिख रहे होते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर बात आएगी कि यहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पांचों प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। एक बार हम इनको फिर से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा कि पहले कि ये टीचिंग प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी है,
तो हमने पढ़ा कि किसी भी लैंग्वेज को, यानी कि अगर हम कुछ सिखा रहे हैं, किसी लैंग्वेज या सब्जेक्ट कुछ सिखा रहे हैं, तो उनको इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तब हमने जाना था कि मोटिवेशन इज़ द कोर ऑफ लर्निंग, कि जो लर्निंग की कोर है, यानी कि लर्निंग का जो केंद्र है वो है मोटिवेशन। यानी बच्चा जब पहले किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट होता है तब चीज़ें सीखना स्टार्ट करता है। इसको भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट था, फिर हमने पढ़ा था कि इसके टेक्निक्स क्या थे। तो हमने पढ़ा था इसकी टेक्निक, एक अराउजिंग है, फिर एक्सपेक्टेंसी और देन इंसेंटिव्स। फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, कि हम ये किस तरह से, यानी कि अगर हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ये फुल फॉर्म अगर आप याद रख लेते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि ये तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हुई और इसका फुल फॉर्म होगा इस तरह का। तो आप इन्हें अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। आप भी जब टीचर बन जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तब आपको भी ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो इनको हमने डिटेल में क्लियर किया था, यानी कवर किया था, जो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे। तो इनमें फर्स्ट था रेंज, देन कवरेज, फिर टीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लर्नेबिलिटी। फिर उसके बाद थर्ड जो प्रिंसिपल था वो हमने पढ़ा था ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में हमने देखा कि जब हम किसी मैटर को सिंप्लीफाई करके बच्चों को बताते हैं तब हम उसे ग्रेडेशन कहते हैं। चीज़ें स्टैंडर्ड होनी चाहिए लेकिन फिर भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनका जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उनका ग्रेडेशन करके बच्चों को समझाना होता है। फिर हमने इसके टेक्निक्स देखे थे। इसमें फर्स्ट टेक्निक थी प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग एंड फिर था प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। फिर फोर्थ हमने देखा प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, कि हमें किस तरह से अपने टीचिंग मटेरियल को स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद हमने फाइनली अपना फिफ्थ प्रिंसिपल देखा था और वो था प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। इसमें हमने पढ़ा था कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या लिखते हैं तब हमें सबसे पहले उसकी इमेज माइंड में क्रिएट होनी ज़रूरी होती है। यानी पहले हम प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, पहले हम साउंड सीखते हैं, उसके बाद हम रिटन सिंबल्स सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।